हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इमेज एलिमेंट्स क्या होती है, लेजी लोडिंग ऑफ इमेजेस क्या होती है, किस तरीके से हम लोग इमेज की लोडिंग को हम लोग डिले कर सकते हैं ताकि वेबसाइट जो है वो फास्ट लोड हो। फिर हम लोग जानेंगे लिस्ट एलिमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम लोग ऑर्डर और ऑन ऑर्डर लिस्ट को लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग समझते हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होती है वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखी जाती है। जैसे इस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले टैग नेम आती है, उसके बाद एट्रीब्यूट और उसके बाद उसकी वैल्यू आती है, उसके बाद फिर कंटेंट आता है, उसके बाद फिर क्लोजिंग टैग आती है। इस तरीके से जो है एट्रीब्यूट्स को लिखी जाती है। अगर हम लोग सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले टैग नेम आएगा, उसके बाद फिर एट्रीब्यूट आएगी और वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश आएगा और फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट आएगी। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट को लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट जो है वो रिक्वायर्ड भी हो सकती है या फिर वो ऑप्शनल भी हो सकती है। अगर इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो यहाँ पर इमेज टैग लिखी हुई है IMG, तो इसके अंदर ये जो सोर्स एट्रीब्यूट है ये रिक्वायर्ड है। बिना सोर्स के इमेज कैसे लोड होगी, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। लेकिन एल्ट जो एट्रीब्यूट है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब कि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है इमेज टैग के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर एल्ट एट्रीब्यूट अगर नहीं देंगे तो इमेज लोड नहीं होगी, इमेज फिर भी लोड होगी। ये सिर्फ जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा रही होती है इस इमेज टैग को। ये थी एक बेसिक जानकारी एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए MDN डॉक्स है, यहाँ पर एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के बारे में जानकारी लिखी हुई है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट की लिस्ट है, एट्रीब्यूट का नाम है और ये किस एलिमेंट में इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है। साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एट्रीब्यूट्स की क्या कर रही होती है उस एलिमेंट में। जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट एक एट्रीब्यूट है जो कि फॉर्म और इनपुट एलिमेंट में इस्तेमाल होती है। कुछ एट्रीब्यूट जो होती हैं वो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होती हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि वो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। ज़्यादातर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में ही इस्तेमाल होती है। ग्लोबल एट्रीब्यूट जो है वो कम ही संख्या है उसकी, जो कि कहीं भी किसी भी एलिमेंट में वो इस्तेमाल हो सकती है एचटीएमएल एलिमेंट। जैसे यहाँ पर ऑटो प्ले है, ऑटो प्ले जो है वो ऑडियो में इस्तेमाल होती है, वीडियो में इस्तेमाल होती है ताकि पॉज और प्ले कर सके। ये एलिमेंट स्पेसिफिक है। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी जो है यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं। हालांकि इतनी सारी एट्रीब्यूट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे जैसे हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट बनाते जाएंगे वैसे वैसे जो है एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होती जाएगी, तो अपने आप जो है वो याद हो जाएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं VS कोड पर कोड करने के लिए। ये रहा VS कोड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेंगे। कोई सा भी आप फोल्डर बना करके भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, index.html। सबसे पहले हम लोग इमेज टैग बनाएंगे। इमेज टैग बन गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपना सोर्स एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, इसी की मदद से जो है इमेज लोड होगी। अब हम लोग यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट, सोर्स जो होती है या तो वो URL के फॉर्म में भी हो सकती है या फिर हम लोग लोकल फोल्डर से भी हम लोग इमेज को लोड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हम लोग समझेंगे, URL से भी कैसे कर सकते हैं और लोकल फोल्डर से भी कैसे हम लोग इमेज को लोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं URL से कैसे लोड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें URL चाहिए होगा, और URL के लिए सबसे जो बेहतरीन वेबसाइट है वो है लॉरम पिक्सम। लॉरम पिक्सम जो होती है वो डमी टेक्स्ट के लिए होती है, लॉरम पिक्सम जो है वो है डमी फोटो के लिए।
यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटो की कलेक्शन मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं जो कि कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, जिसको अब इस्तेमाल किया करते हैं डेवलपर अपने वेबसाइट को जब वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो हम लोग भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एक फ़ोटो को जो है क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ऊपर में URL आएगी, इस URL को कॉपी कर लेना है, यही हमारी सोर्स होगी। इस सोर्स के अंदर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर गो लाइव नीचे में बटन होगा, इसको हम लोग चालू करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमारे लिए जो है ब्राउज़र ओपन हो जाएगी। ब्राउज़र पे हमारे लिए एक वेबसाइट हमारी लोकल चालू हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग इमेज को देख सकते हैं। अब ये गो लाइव कहाँ से आई? गो लाइव आई इस एक्सटेंशन से। इसके लिए लाइव सर्वर एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल दिखा रहा है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर गो लाइव का दिख रहा होता है। अब ये इमेज काफ़ी बड़ी है, इस इमेज को छोटा करने के लिए हमें दूसरे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट जैसे कि विड्थ हम लोग इसको देते हैं 300। ये 300 पिक्सल है, लेकिन यहाँ पर पिक्सल हम लोग नहीं लिखेंगे, 3 नंबर लिखना है इंटीजर के फॉर्म में, तो 300 लिख देते हैं। हाइट हम लोग दे देते हैं इसको 300। जब हम लोग इसको हाइट और विड्थ दे देंगे उसके बाद रिलोड करेंगे तो इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और जो है एट्रीब्यूट होते हैं अल्ट, इसके बारे में अभी हम लोग ने देखा। अल्ट जो होती है उस पर लिख लेते हैं। ये अल्ट एट्रीब्यूट जो है ये देनी जरूरी नहीं होती है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ये देनी चाहिए और बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, ये इमेज जो होती है वो लोड नहीं हो पा रही होती है किसी कारण से, मतलब कि इमेज ये मतलब कि अवेलेबल ना हो या कुछ भी हो, नेटवर्क में फॉल्ट हो, इमेज लोड नहीं हो पा रही होती है। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एस हटा दिया, अब यहाँ पर हम लोग इसको रिलोड कर रहे हैं तो ये इमेज लोड नहीं होगी, इमेज लोड नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने URL को गलत कर दिया, रॉन्ग हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इमेज लोड नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक टेक्स्ट दिख रहा है, ये टेक्स्ट जो है इस अल्ट टेक्स्ट की मदद से यहाँ पर आया। तो इमेज लोड नहीं होती है तब ये टेक्स्ट दिख रहा होता है, तब सामने वाले यूजर्स को ये कम से कम समझ में आ जाती है, नॉलेज मिल जाता है कि ये इमेज किस चीज़ की है, किस बारे में है। तो इसलिए हमें ये अल्ट टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, स्क्रीन रीडर जो है वो इमेज को नहीं देख पाएगा, तो इस अल्ट टैग को वो पढ़ता है इमेज के बदले, इसलिए जो है अल्ट टैग देनी ज़रूरी होती है। ये हमारी जो है इमेज सोर्स, हम लोग यहाँ पर URL का इस्तेमाल किया। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोकल फोल्डर, कि किस तरीके से लोकल फोल्डर से हम लोग इमेज को लोड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लोकल फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो लोकल फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर सेकंड आइकन जो है न्यू फोल्डर, इस पर क्लिक करके हम लोग एक इमेजेस नाम की फोल्डर बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ इमेजेस, यहाँ पर ये इमेजेस को हम लोग सेलेक्ट करके इसको हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये सारी इमेजेस है इसकी, और इस इमेजेस के नीचे में यहाँ पर 640x960 है। ये इमेजेस की साइज दिखा रहा है कि 640 पिक्सल इंटू 960 पिक्सल है। पहली वाली जो होती है वो विड्थ होती है, दूसरी वाली जो होती है वो हाइट होती है, और यहाँ पर जो है साइज भी लिखा हुआ है 104 KB का है ये। अब ये इमेजेस जो होती है, कई बार हमें जो जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमें इमेजेस की जरूरत पड़ती है। तो इमेजेस के लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं, जो मैं 2 मिनट उसके बारे में बता दूँ। जैसे यहाँ पर एक वेबसाइट है unsplash.com, फिर यहाँ पर है pexels.com, फिर यहाँ पर जैसे freepik.com, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर बेहतरीन वेबसाइट है यही सब है। इसमें आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। कई लोग अगर डेवलपमेंट कोई करना हो तो यहाँ पर आप सर्च करके जो है किसी भी प्रकार की इमेज यहाँ पर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर डाउनलोड करेंगे इस इमेज को, तो ये इमेज जो है अलग अलग यहाँ पर डाउनलोड फ्री है, तो यहाँ पे अलग अलग साइज में, बड़ी साइज में, छोटी साइज में या ओरिजिनल में भी डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई कॉपीराइट इश्यूज नहीं आएंगे क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है।
कई सारी इसमें पेड इमेजेस भी हैं और ज़्यादातर इसमें फ्री इमेजेस भी हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी वेबसाइट है pexels.com, यहाँ पर भी आपको फ्री इमेजेस मिल जाएगी, उसी तरीके से फ्री पिक में। इन तीनों वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी जो इमेजेस जो है ये वहीं से डाउनलोड की है। अब इस इमेज को हम लोग लोड करते हैं। सबसे पहले इमेज लोग टैग बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोर्स में यहाँ पर हम लोग करेंगे डॉट के बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश। जैसे हम लोग फॉरवर्ड स्लैश करेंगे हमारे लिए इमेजेस फोल्डर ओपन हो जाएगी। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर हम लोग पहला इमेज हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम लोग जैसे ही सेव करेंगे हमारे लिए वेबसाइट हमारी जो इमेज जो है वो लोड हो जाएगी। ये इमेज भी काफ़ी बड़ी है तो इसके लिए भी फिर हमें यहाँ पर विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। विड्थ दे देते हैं 300, हाइट 300। लोड हमारी जो है दोनों इमेजेस लोड हो गई। फिर यहाँ पर एक हमें अल्ट टैग भी देना, अल्ट हमें एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है। यहाँ हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग इमेज को लोड कर सकते हैं URL की मदद से भी, और जो लोकल इमेज जो फोल्डर में है उससे भी हम लोग किस तरीके से लोड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें देखिए, साथ साथ हम लोग ने एट्रीब्यूट्स भी देखे, विड्थ, हाइट, अल्ट एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लेआउट शिफ्ट क्या होती है। व्हाट इज लेआउट शिफ्ट, उसको किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेस्ट चाहिए होगा। टेस्ट यहाँ पर एक जो है पैराग्राफ, एक एलिमेंट यहाँ पर आ गया। हम लोग यहाँ वेबसाइट पे चलते हैं। जब हम लोग इस इमेज को लोड करेंगे, यहाँ पर इस विड्थ अगर मान लेते हैं नहीं है, विड्थ को अगर हम लोग हटा देते हैं, विड्थ हम लोग नहीं देते हैं, वो समझेंगे कि विड्थ और हाइट की क्या ज़रूरत है। ये हमें लेआउट शिफ्ट से समझ में आएगी कि इम्पोर्टेंस क्या है विड्थ की और हाइट की। यहाँ पर ये इमेज, इसको अगर नेटवर्क में हम लोग जाके तो 4G इमेज करें, जब हम लोग इसको लोड करते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है, दिस इज द पैराग्राफ, ये ऊपर 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 थी जब इमेज जब लोड नहीं हुई। ये जब इमेज जब लोड नहीं हुई तब ये ऊपर में थी, ये ऊपर में थी। जैसे ही इमेज लोड हुई वो जो है वो नीचे शिफ्ट हो गई। तो इसी को बोलते हैं लेआउट शिफ्ट, कि इमेज होने से पहले जब इमेज जब लोड नहीं हुई तब जो है जो टेक्स्ट, यहाँ तो एक सिंपल टेक्स्ट है, कई बार कोई लंबी टेक्स्ट हो सकती है या कुछ फॉन्ट हो सकता है या कुछ भी इमेज भी हो सकती है या कुछ भी लेआउट हो सकता है। तो यहाँ पर वो चेंज हो रही है कि इमेज से पहले की पोजीशन, जो लोड होने से पहले की पोजीशन और इमेज लोड होने के बाद की पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं लेआउट शिफ्ट। इसको जो है प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये क्या होगा, ये जो है यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब कर देगा, पूरी इमेज जो है वो शिफ्ट होने लग जाएगी। इसको जो है प्रिवेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विड्थ एंड हाइट। हाइट देना जो है वो ज़रूरी होता है, विड्थ देना भी ज़रूरी होता है इमेज में। जब हम लोग विड्थ और हाइट देंगे उसके बाद फिर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये पैराग्राफ जो है वो इमेज लोड होने से पहले और इमेज लोड होने के बाद उसी पोजीशन पर मेंटेन है, ये मूव नहीं हो रही है। ये तो कि पैराग्राफ जो है इमेज लोड होने से पहले और इमेज लोड होने के बाद जो है ये मूव नहीं हो रही है, बिल्कुल उसी जगह पर ये मौजूद है। इसलिए जो है ये विड्थ और हाइट की ज़रूरत हो जाती है टू प्रिवेंट द लेआउट शिफ्ट। अब हम लोग समझते हैं कि लेजी लोडिंग ऑफ इमेजेस क्या होती है। उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्यू पोर्ट क्या होता है। व्यू पोर्ट जो होती है वो जो उस वेबसाइट का वो हिस्सा हो रही होती है जो हमें दिख रही है करेंटली। किसी भी वेबसाइट है, इस वेबसाइट जो है जो कि इतनी ही बड़ी है, अगर मान लेते हैं इस वेबसाइट की लेंथ जो हाइट है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, हम लोग BR को हम लोग इस्तेमाल करते हैं 200 MB।
एक और इमेजेस को हम लोग ऐड कर ताकि बेहतर समझ में आए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो है देख सकते हैं इस जो वेबसाइट है इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी हाइट जो है वो बड़ी हो गई है। यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्यू पोर्ट क्या होती है। व्यू पोर्ट जो है वो वेबसाइट का वो हिस्सा जो हमें दिख रही है, जैसे वेबसाइट जो है उसकी हाइट काफ़ी लंबी है, लेकिन इसकी जो व्यू पोर्ट है वो सिर्फ इतनी है। इतनी है मतलब कि अभी फिलहाल हमें इस वेबसाइट का इतना ही हिस्सा हमें दिख रहा है, तो ये व्यू पोर्ट हुई। जैसे ही जब इस वेबसाइट को अगर हम लोग स्क्रॉल कर देंगे, ये व्यू पोर्ट जो है वो चेंज हो रही है। अभी जाकर के ये फोटो जो है वो हमारे व्यू पोर्ट के अंदर आई, सामने आई। पहले ये नहीं थी, पहले ये नीचे में थी, व्यू पोर्ट से गायब थी, अभी आई व्यू पोर्ट के अंदर में। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जब हम ये फोटो हमारे लिए नज़दीक में नहीं है, तब ये इमेज जो है वो लोड नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग लेजी लोडिंग के लिए क्या कर, इस कोड में हम लोग दो इमेजेस को हम लोग लेजी लोडिंग करते हैं। लेजी लोडिंग के लिए हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट्स आती है जिसे हम लोग कहते हैं लोडिंग। लोडिंग के अंदर जो ईगर होता है वो डिफॉल्ट होती है। ईगर का मतलब होता है कि तुरंत लोड कर देना इमेज को। लेजी का मतलब होता है डिले करके लोड करना। लेजी डिले करके लोड करना, तुरंत लोड नहीं करना। यहाँ पर हम लोग लोडिंग को लेजी कर देते हैं। जो हम लोगों ने इस दो इमेजेस जो नीचे में आ रही है उसको हम लोगों ने लेजी कर दिया। ऊपर जो इमेज है उसको हम लोग लेजी नहीं किया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। हम लोग इसको रिलोड करते हैं। हम लोग रिलोड करेंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक ही इमेज आ रही है जो कि सामने में जो कि व्यू पोर्ट में है, वही इमेज हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे नीचे, हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तब यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज जो है वो लोड हुई है। पहले ये इमेज यहाँ पे नहीं थी, पहले सिर्फ एक ही इमेज थी ऊपर वाली। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लोड नीचे आए तब जाके ये इमेज लोड हुई। थोड़ी देर पहले लोड हुई इमेज के आने से पहले। ये इमेज इसलिए इसी को बोलते हैं लेजी लोडिंग, कि इमेज को जब वो व्यू पोर्ट के आने वाली होगी या आई होगी तब जाकर के इमेज को लोड करना, ना कि पहले ही जो है इमेज को लोड कर देना। क्योंकि कई बार क्या होती है, इमेज की जो साइज होती है काफ़ी बड़ी होती है, 1 MB की भी हो सकती है, 5 MB की भी हो सकती है। तो इस इमेज को लोड होने में समय लगता है। वो इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रही होती है, बैंडविड्थ ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती है, इसलिए जो है वो अफेक्ट करता है यूज़र एक्सपीरियंस को। वेबसाइट पे लोड ज़्यादा आ रही होती है। यहाँ तो फिलहाल 2 ही इमेजेस मान लेते हैं कि 50 इमेजेस हो गई, 100 इमेजेस हो गई। जैसे अमेज़न की ये वेबसाइट होती है तो इसमें जैसे स्क्रॉल करते जाते हैं तो कई सारी इमेजेस आ रही होती है। सारी इमेजेस को एक साथ लोड कर देने में बहुत ज़्यादा इंटरनेट जो उसकी वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाएगी। इसलिए जैसे-जैसे नीचे आते जाएँगे वैसे-वैसे जो है इमेज लोड होती जाएगी। इसी को बोलते हैं लेज़ी लोडिंग ऑफ इमेज। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया किस तरीके से लेज़ी लोडिंग होती है। तो हम लोग थोड़ा एमडीएन डॉक्स पे जाके समझ लेते हैं इमेज टैग के बारे में, इमेज एलिमेंट के बारे में। इमेज एलिमेंट जो है वो सेम यहाँ पर भी है। हम लोग देख सोर्स हम लोगों ने इस्तेमाल किया, हम लोग जो है अल्ट एट्रीब्यूट्स का भी हम लोगों ने इस्तेमाल करके अल्ट जो है समझिए क्या होता है। ये दो को जो है वो नेसेसरी है, किसी भी इमेज में दिया ही जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोर्टेड इमेज फॉर्मेट। अभी इमेज फॉर्मेट जो होती है वो क्या होती है? इमेज फॉर्मेट जो होती है वो कई तरह की हो सकती है। जैसे यहाँ पर है APNG, AVIF है, GIF है, JPEG, जो कि ज़्यादातर हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, JPEG और JPG। फिर आती है PNG, फिर आती है SVG, WebP। लेकिन सब इसमें सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न फॉर्मेट है वो है WebP। WebP जो होती है उसकी जो क्वालिटी होती है इमेज की वो सेम PNG या JPG जैसी होती है, लेकिन उसकी जो साइज़ होती है इमेज की वो कम हो जाती है। कम होने से फ़ायदा ये है कि जो वेबसाइट जो है वो फास्ट लोड होगी, क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और जो है वेबसाइट फास्ट लोड होगी। इसलिए जो है वेब पी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न वेबसाइट्स में। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग बना रहे होते हैं उसमें जेपीजी या पीएनजी भी इस्तेमाल कर लें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और एसवीजी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है लोगो बनाने में। तो वेबसाइट की लोगो होती है या जो आइकन्स होते हैं वो एसवीजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ज़्यादा रिकमेंडेड होती है उसको बनाने में, आइकन्स को या लोगों को बनाने में। तो ये थी एक जानकारी इमेज एलिमेंट के बारे में, और आपको एडिशनल जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं।
ये जो एमडीएन डॉक्स है इमेज की। अब हम लोग समझते हैं कि लिस्ट एलिमेंट क्या होती है। लिस्ट एलिमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो है अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जानते हैं। अनऑर्डर लिस्ट की शुरुआत होती है यूएल से। सबसे पहले हम लोगों ने यूएल ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही जो है एल एलिमेंट आएगा, एल इसमें आएगा आइटम 1। फिर हम लोग करेंगे शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, तो इससे क्या होगी हमारी कॉपी पेस्ट हो जाएगी तुरंत। इसको फिर 3 कर देंगे, फिर 4 फिर 5। फिर हम लोग करेंगे कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस करके यहाँ पे हम लोग रीलोड करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए लिस्ट बन चुकी है एक अनऑर्डर लिस्ट जो कि बुलेट पॉइंट्स में आ रही है। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो बुलेट पॉइंट्स में आ रही होती है तौर पर। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो एक लिस्ट है, जैसे ऊपर में एक टैग है और इस टैग और इस टैग में दोनों में अंतर क्या है। ऊपर वाली जो है इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट। और ये जो एल है इसको हम लोग कहेंगे चाइल्ड एलिमेंट। तो चाइल्ड एलिमेंट जो होती है वो पेरेंट एलिमेंट के बिल्कुल एकदम अंदर आ रही होती है। अगर हम लोग एल को डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करें तब ये जो है तब ये लिस्ट नहीं बनेगी। इस लिस्ट बनाने के लिए हम लोग को इस पेरेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही हम लोग एल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट जो यूएल है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, हम लोग ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे में। ये होती है पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट। और इस लिस्ट के अंदर भी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग कई सारी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हम लोग आइटम 5 के अंदर हम लोग एक और लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो एल का ये ओपनिंग टैग हुआ, एल का जो है ये क्लोजिंग टैग, इसके बीच में हम लोग एक और लिस्ट को ऐड करेंगे। जैसे यूएल, सेम जो हम लोग ऊपर किया वही चीज हम लोग नीचे करेंगे। यूएल हम लोग बनाएंगे एल सब आइटम। फिर हम लोग करेंगे शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। 5 या 5 से ज्यादा ही बना सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे हमारी जो है एक नई लिस्ट बन गई जो कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है। तो हम लोग कई सारी यहाँ पर जो है वो बुलेट पॉइंट जो अलग है, यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट है वो अलग है। ये एचटीएमएल खुद ब खुद डिसाइड करता है, इसमें मतलब कि यूजर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन किस तरह की बुलेट पॉइंट्स वहाँ पर आएगी। ये एचटीएमएल खुद डिसाइड करता है। तो ये हमारी जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गई, इसको बोलते हैं नेस्टिंग लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को ऐड करना। इस तरीके से हम लोग कई सारी लिस्ट के अंदर कई सारे हम लोग ऐड करते चल जाते हैं, हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई अंत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने आइटम 5 के अंदर में हम लोगों ने लिस्ट को ऐड किया, अब यहाँ पर हम लोग सब आइटम 3 के अंदर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारे हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। जैसे हम लोगों ने किया यहाँ पर फिर से लिस्ट बन गई। यहाँ पर जो है स्क्वायर बुलेट पॉइंट्स है, स्क्वायर पॉइंट है, यहाँ पे स्क्वायर शेप में है, यहाँ पर सर्कल में थी, यहाँ पे डिस्क में थी, यहाँ पे स्क्वायर में आ गई। यहाँ पर जो है इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है वो ऐड होती चली जाए। इसी तरीके से कई सारी लिस्ट हम लोग को ऐड करते चल सकते हैं। ये थी अनऑर्डर लिस्ट, किस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक जानने वाली चीज है कोड में, यहाँ पर एक समझने वाली चीज है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पर समझना काफी आसान है कि कौन सा जो लिस्ट है वो किसके अंडर में। जैसे यहाँ पर ये जो लिस्ट है सब लिस्ट आइटम 1 से 4 तक, ये समझ में आ रहा है कि सब आइटम 3rd के अंदर में ये आ रहा है।
और ये पूरा जो है सब आइटम, ये आइटम 5 के अंदर में आ रहा है। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख इसलिए रहा है और समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन मतलब अगर इसको मान ले बेस लाइन मान लेते हैं इसको, तो ये जो है ये सारी जो है वो एक लाइन पर आती है, एक मतलब लेवल पे है, तो ये सारी जो है वो एक हो गई लिस्ट। फिर ये जो लिस्ट है ये जो है काफी अंडर में है, तो ये जो है वो लिस्ट आ गई इसके अंदर में, ये पेरेंट एलिमेंट हो गया इसका। तो इससे जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि जो है कौन सी लिस्ट किसके अंडर में है। यही सेम चीज जो है वो कोड में भी होनी चाहिए। कोड में होती है विद द हेल्प ऑफ एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो है प्रीटियर, PRET, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पर इसको आके सेव करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये बना लेगी अपनी इंडेंटेशन बना लेगी, जैसा कि हम लोग यहाँ पर दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ पर ये भी बना लेगी। तब यहाँ पर भी समझना जो है समझने में काफी आसानी होगी। यहाँ पर जो है यूएल जो है ये बिल्कुल सबसे ज्यादा बिल्कुल एकदम पेरेंट एलिमेंट है, और ये लाइन उसी को दर्शा रही होती है, ये जो सबसे ज्यादा पेरेंट एलिमेंट है। फिर इस मेन लाइन जो है ये लाइन, इसके अंडर में ये एल आई है, ये एल आई है, ये एल आई है, ये एल आई है और ये एल आई है। ये जो एल आई जो है ये एक लेवल में है। उसके बाद फिर ये जो एल आई है इसका क्लोजिंग जो है, एक सेकेंड, इसका ये जो एल आई है ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग टैग है, सॉरी ओपनिंग टैग है। और इसका जो इसको अगर ऐसे लाइन कर खींचते जाए अगर, तो यहाँ पर हमें इसका क्लोजिंग टैग भी मिल जाएगा। ये ओपनिंग टैग होगी, क्लोजिंग टैग होगी। अब इसके अंडर में फिर ये यूएल आ रहा है। अब इस यूएल का ओपनिंग टैग तो ये रहा और यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है। इससे हमें पता चल रहा है कि इस लाइन का ये जो हुआ इसका क्लोजिंग टैग हुआ। ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग है, बाकी जो भी है वो इसके अंडर में ही है। फिर यहाँ पर ये एल आई आई, पहली दूसरी तीसरी, ये तीनों एक लेवल में है। फिर यहाँ पर ये आई, ये भी तीनों एक लेवल में है। ये जो पांचों लिस्ट है वो एक लेवल में आ रही है। फिर यहाँ पर ये आई सब आइटम 3, फिर इसका ये यूएल आया ओपनिंग टैग, फिर यहाँ पर ये आया क्लोजिंग टैग, फिर ये यहाँ पर लाइन आई, ये दर्शा रही है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को। फिर यहाँ पर ये एल आई है पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये दर्शा रही है कि ये जो है बिल्कुल एक लेवल में। तो ये एक समझ में आ रही है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि कौन सी किसके अंडर में। और इसका कारण जो है वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन वही मैं बताया थोड़ी पहले, ये स्पेसिंग होती है कि दूरी के हिसाब से बराबर दूरी जो होती है वो एक लेवल में है, ये होती है इंडेंटेशन। तो ये थी ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो हम भी बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से पहले उसको हम लोग ऊपर में एक कमेंट लिख देते हैं कि ये ऑन ऑर्डर लिस्ट है। कमेंट को लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले कमेंट को हम लिखेंगे। कमेंट को हम लोग लिखने के लिए इसको हटा देते। कमेंट को लिखने के लिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को हम लोग दबाएंगे, तो क्या होगी, एक ओपनिंग टैग एक क्लोजिंग टैग जैसी, हालांकि ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग नहीं होती है, लेकिन एक समझने के लिए ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग हो जाती है। इसमें क्या होगा, हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो जो है कोड का हिस्सा नहीं होगी, कोड में प्रिंट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट लिखा, इसको सेव किए, तो यहाँ पर वो प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि ये कोड का हिस्सा नहीं होगा। कोड का इसलिए इस अगर हम लोग सिंटैक्स के अंदर में अगर हम लोग लिखेंगे तो वो कोड का हिस्सा नहीं होगी, तो इसी को कमेंट कहते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखा अनऑर्डर लिस्ट के लिए, इसको पूरे को कॉपी मार लेते हैं, हम लोग बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट, नीचे में ही बनाते हैं, तो देते हैं ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पर ये यूएल है, इसको हम लोग कर देंगे ओएल, और वो ओएल का मतलब हो गया ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे यूएल है वहाँ पे हम लोग कर देंगे ओएल, यहाँ पर भी ओएल। तो जितने जगह पे यूएल था वहाँ पे हम लोगों ने कर दिया ओएल। जैसे हम लोगों ने ओएल किया ऑर्डर लिस्ट, तब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे 1 2 3 4 में आ गया, यहाँ बुलेट पॉइंट्स नहीं आई।
यहाँ पर आया बुलेट पॉइंट में अनऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में आ गया 1 2 3 4, सारे 1 2 3 4 में आ गए, नंबर में आ गए 1 2 3 यहाँ 4 5 यहाँ, तो ये आ गए, इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब ये समझना है कि कौन सा कब हम लोग ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करें, कब हम लोग अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करें, ये डिपेंड करेगा कि उस आइटम पे जो जिसको लिस्ट बनाना है कि क्या वो मतलब कि स्टेप्स मैटर करते हैं उसमें, क्या मतलब कि वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर स्टेप्स मैटर करते हैं कि या फिर कोई मैटर नहीं करते हैं। तो अगर मैटर नहीं करते हैं तो हम लोग उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं नॉन ऑर्डर लिस्ट में। लेकिन अगर स्टेप्स मैटर करते हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो हमें फिर उसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, उस एट्रीब्यूट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला आता है, वो आता है स्टार्ट का। स्टार्ट जैसे यहाँ पे शुरू हो रही है 1 2 3 4 से, तो जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 से शुरू हो, हम लोग चाहते हैं कि मतलब कि 5 से शुरू हो डायरेक्ट। जैसे हम लोग 5 लेके कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे 5 से शुरू हो रही है, 5 6 7 8 9, 1 से नहीं हो रही है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ओवल किया सबसे जो पेरेंट जो है लिस्ट उसमें, इसलिए इसमें जो नीचे वाले जो है इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 ही है, इसमें जो है 5 से शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो पहले वाले जो लिस्ट थी सिर्फ उसमें ही ये लागू हुआ है, उसमें सिर्फ ये इम्प्लीमेंट हुई है। अगर हम ये सब आइटम वाले में, अगर सब आइटम 1 इसमें अगर हम मान लेते हैं, अगर हमको 5 से शुरू करना है या 7 से या कहीं से भी शुरू करना है, तो हमें इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर में हमें फिर स्टार्ट हमें एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देते हैं, मान लेते हैं 7, तो यहाँ पे ये 7 से शुरू होगा, यहाँ पर हो गया 7 8 9 10, ये हुई एक एट्रीब्यूट। दूसरी एट्रीब्यूट होती है टाइप। टाइप हम लोग इसमें समझते हैं, इस लिस्ट में टाइप क्या होती है। टाइप जो होती है, जैसे कि हम लोग नंबर समझे, हम लोग इसको अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं, ABCD में भी कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग करते हैं कैपिटल लेटर ए में। जैसे हम लोग कैपिटल ए में करते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ABCDE ABCD में हो गया। अगर हम लोग चाहें तो इसको स्मॉल लेटर में कर सकते हैं, स्मॉल ए में। हमें इसे बैक स्पेस करके कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हमें हमारे लिए ऑप्शन खुल जाएगा। इस ऑप्शन में से हम लोग स्मॉल ABCD को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ABCD आ गया हम लोग। ये हो गए 2 एट्रीब्यूट्स हम लोग सीखे, एक हो गया स्टार्ट, एक हो गया टाइप। तीसरा होता है, वो होता है रिवर्स, उल्टा कर देना। हम लोग जैसे 1 2 3 4 है, उसको उल्टा कर देते हैं, तो रिवर्स। रिवर्स में हम लोग सिर्फ रिवर्स लिखना है, सेव करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं EDCBA हो गया, उल्टा हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लेते कि स्टार्ट हम लोग 5 से कर रहे हैं, स्टार्ट 5 से ना करके इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तब यहाँ पर हो गया 5 4 3 2 1, उल्टा हो गया, हटा देते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, वापस से कर देते हैं, तो हो गया 5 4 3 2 1, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो क्या हो जाता है, तो हम लोग 3 एट्रीब्यूट्स पढ़े हम लोग, समझे हम लोग। यहाँ पर एक स्टार्ट होता है, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है वो स्टार्ट हो गया। तो इस स्टार्ट में 7 जो है, ये सिर्फ 7 नंबर नहीं है, ये 7 स्टेप्स हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम टाइप अगर लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर रोमन न्यूमरल भी होते हैं, रोमन, जैसे रोमन में मान लेते करते हैं हम लोग, तो रोमन हम लोग कर लिए, यहाँ 7 से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर टाइप में अगर हम लोग ABCD करते ए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर GH से शुरू हो रहा है, ना कि ABCD से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 है वो नंबर नहीं है, 7 स्टेप्स है। ये जो सीरीज है ABCD में, उसमें 7वें जो स्टेप आएगा G आएगा, वहां से शुरू होगा, तो GHIJ से शुरू हो रहा है, GHIJ लिखा है, क्योंकि जो 7 स्टेप्स होता है उसमें लिया जा रहा है, ना कि 7 नंबर लिया जा रहा है। तो ये थी हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट कैसे लिखते हैं और अनऑर्डर लिस्ट कैसे लिखते हैं। ये थी मतलब कि लिस्ट एलिमेंट। और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, MDN डॉक्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर ये LI आ गया, LI एलिमेंट, ये हो गया लिस्ट आइटम एलिमेंट। इट मस्ट बी कंटेन्ड इन ए पेरेंट एलिमेंट, एन ऑर्डर लिस्ट और एन अनऑर्डर लिस्ट। तो ये जो LI एलिमेंट है, ये किसी ना किसी पेरेंट एलिमेंट जो है, जैसे OL हो गया या UL हो गया, या मेनू भी, मतलब मेनू कम इस्तेमाल होती है,
तो ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही आनी चाहिए, तभी जाकर के जो है लिस्ट आइटम जो है वो देखिए जो है कंटेंट जो है दिखेगा हमें वेबसाइट पे। यहाँ पर जो है एग्जांपल जो है अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल है। एट्रीब्यूट्स इसके अंदर नहीं होती है। यहाँ पर जो है ये समझ सकते हैं पढ़ के। अगर यहाँ पे हम लोग देखें ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट, तो इसमें जो है वही 1 2 3 4 हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे हम लोग एट्रीब्यूट्स देखें, एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हम लोग देखा रिवर्स भी हम लोग देखा कि किस तरीके से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं ऑर्डर को। हम लोग ने स्टार्ट देखा कि स्टार्ट अगर करना है अगर हमें, तो स्टार्ट में भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर जहाँ से स्टार्ट करना हो, जिस स्टेप से हमें स्टार्ट करना हो, तो ये एक एट्रीब्यूट हो गए। हम लोगों ने टाइप एट्रीब्यूट्स भी बारे में देखा हम लोगों ने कि हम लोग लोअर केस अगर लेटर हो या अपर केस लेटर हो या लोअर केस रोमन न्यूमरल्स भी हो सकते हैं या अपर केस रोमन न्यूमरल्स, या फिर जो है जो नंबर सिस्टम होता है 1 2 3 4 ये डिफॉल्ट होता है। अगर हम लोग टाइप अगर नहीं भी दें तब भी जो है 1 2 3 4 ही दिखेगा। फिर हम लोग यहाँ पर अनऑर्डर भी देख सकते हैं, यूएल हो गया, यूएल हो गया अनऑर्डर लिस्ट एलिमेंट। इसके अंदर जो है हमें जो है दिख रही होती है, बुलेट पॉइंट्स में दिख रही होती है। इसमें जो टाइप्स एक थी पहले, जिसमें हम लोग जो है डिसाइड कर सकते थे कि सर्कल होगी, बुलेट पॉइंट या फिर डिस्क होगी या स्क्वायर होगी, लेकिन ये जो है वो डेप्रिकेट कर दिया। डिलीट का मतलब होता है, डिलीट का ये सिंबल का मतलब हो रहा है ये डेप्रिकेट कर गई है, ये अब इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये थी हम लोगों ने, आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।